बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डायलॉग एंड डी एस्केलेशन। ये एडिटोरियल है डान न्यूज़पेपर का, मलिका लोधी ने लिखा है। तो इसमें जो हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे वो अभी करंट इंगेजमेंट्स जो हो रही हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे यूएस और चाइना के दरमियान में, उनके बारे में बात करेंगे कि उनका कितना कितना वो फ्रूटफुल रही हैं। इसके अलावा जो टेंशन्स चल रही हैं अभी, बैन जो लगा रहा है यूएस चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, इसके अलावा बाकी सैक्शन जो लगा रहा है चाइना के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। ताइवान और साउथ चाइना सी के बारे में बात करेंगे कि उस पर अभी क्या यूएस का मौक़िफ़ है। इसके अलावा जो यूएस एलिगेशंस लगा रहा है चाइना के ऊपर कि चाइना रशिया को एड कर रहा है यूक्रेन की वार में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली जो बात करेंगे हम वो इलेक्शन, यूएस के इलेक्शंस और उनके चाइना के साथ रिलेशन पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इस इलेक्शन की वजह से, उसके बारे में हम आगे जो है मज़ीद इसमें बात करेंगे। आप इस को आप इंटरनेशनल रिलेशन जिन जिन स्टूडेंट्स ने रखा हुआ है सीएसएस में तो एज सब्जेक्ट, तो वो इसमें इसको उसके कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, यूएस और चाइना के रिलेशन के कंटेक्स्ट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और जो क्वेश्चन हम पूछते हैं इसका आंसर जो कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। O you who have believed, enter into Islam completely and perfectly, and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों के पीछे मत चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उदखुलू फिस सिल्मी काफ़ा, इसका क्या मतलब है कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। एंटर इनटू इस्लाम कम्प्लीटली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो हमारे यहाँ कहते हैं, इसका हम एक मफहूम है वो जो हम इसका ये समझ सकते हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं कि हमारा जो इस्लाम में वो नमाज रोज़ ताकि मुकम्मल हो गया, इसके बाद हमें जो इसके आगे जैसे अब देखें तो ख़वातीन के पर्दे के अहकाम हो गए, इसके अलावा तजारतों में और बैंकिंग सिस्टम में सूद का निज़ाम हो गया, वो बाकी जितने भी गैर इस्लामी जो निज़ाम है उनको वो अच्छा समझते हैं और कहते हैं कि हम नमाज रोज़े तक हमारा दीन मुकम्मल है। तो शायद ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी कि अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम को लागू करो। इस्लाम इबादत का मजमूआ है। ये बात इन लोगों के जहन में इस तरह बैठ गई है कि सिर्फ राहिबों की तरह इबादत करना ही इस्लाम जो है वो उसका वहाँ पे मुकम्मल हो जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस्लाम एक पूरा ज़ाब्ता हयात है, आपको अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में इस्लाम से रहनुमाई मिल सकती है और आपको उस पर अमल करना, ये इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना कहलाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शैतान की पैरवी ना करो, यानी कि जो लोग कहते हैं ना कि हम इस्लाम के जो हैं वो मुकम्मल, हमारा यहीं तक मुकम्मल हो गया, आगे दुनियावी ज़िंदगी में हमें इसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो दरअसल वो शैतान के पीछे चल रहे हैं। तो उनको शैतान ने बहकाया हुआ कि वो उसको समझा रहे हैं कि बस तुम्हारा दीन यहीं पे मुकम्मल है, और उनको मुतमिन कर रखा है उसने, और वो इस चीज़ से गाफिल हैं कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। ये शैतान उनके लिए एक बहुत बड़ा धोखा जो है उसमें उसको डाल रखा है, क्योंकि वो तुम्हारा क्लियर एनिमी है, वो खुला दुश्मन है, जिसको अल्लाह ताला हमारा खुला दुश्मन करार दे रहा है। हम उसी के पीछे चल रहे हैं और इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने से दूर भाग रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पे लागू करने की तौफीक दे। डायलॉग एंड डी एस्केलेशन टॉपिक्स हम आपको बता चुके हैं, इसमें जो डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। अभी देखें तो रिसेंटली यूएस और चाइना के दरमियान जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जितनी भी टॉक्स हो रही हैं, जितनी इंगेजमेंट्स हो रही हैं, उसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में जो एक टेंशन्स बनी हुई थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। लेकिन अभी तक भी जो कि इश्यूज थे इनके, ताइवान को लेके, यूक्रेन की वार, ट्रेड के इनके जो रिलेशनशिप्स हो गए, और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स जितनी है साउथ चाइना सी वगैरह में, तो उन पे अभी तक कोई भी प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं हो सका। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करें तो अभी रिसेंटली जो है
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बीजिंग का विजिट किया था अप्रैल में। तो ये भी एक उनके टेंशन को कम करने के लिए एक एफर्ट के तौर पे सामने आया है। एंटोनी ब्लिंकन जो है उसने एक मिक्स्ड बैकग्राउंड में ये वहाँ पे विजिट किया है कि उनके दरमियान कोई एस्केलेशंस भी चल रही थी और कुछ जो है रिलेशन वो इम्प्रूव भी हो रहे थे। तो ये जो सारा है असल में ये काम शुरू हुआ था जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की नवंबर में एक आपस में उनकी मीटिंग हुई थी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के एक फोरम में। तो इस मीटिंग के बाद से जो यूएस के और चाइना के रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो गए थे और इनके मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्लिक्ट भी दोबारा मिलिट्री टू मिलिट्री कंटेक्स्ट भी हैं वो भी दोबारा शुरू हो गए हैं जो कि इससे पहले बीजिंग ने सस्पेंड कर दिए थे। तो पिछले महीने ही लास्ट मंथ दोनों लीडर्स यूएस के प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी की थी एक। तो ये जो डायलॉग इंक्रीज कर रहे हैं इनके आपस में, तो इसमें डिफेंस मिनिस्टर की आपस में मुलाकात थी, कन्वर्सेशन थी। इसके अलावा यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी है जो है जेनेट येलन, उसने रिसेंटली पिछले महीने ही चाइना का विजिट किया है। और अभी फ्यूचर में बात करें तो इनके दरमियान जो डिप्लोमेटिक लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक टॉक्स होने वाली हैं। तो ये सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है दोनों तरफ की इस चीज़ को शो कर रही हैं कि दोनों ही इस चीज़ को अभी अपने बेहतर रिलेशन को इम्प्रूव करने के बारे में ये एक सीरियसली इसके बारे में सीरियस ले रहे हैं सारी सिचुएशन को। वो जानते हैं कि इनके आपस में ख़राब होने की रिलेशन ख़राब होने की वजह से पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो सकता है। अब ब्लिंकन के बीजिंग पहुंचने से चंद घंटे ही पहले कह लें कांग्रेस ने एक आपने सुना ही होगा कि $61 बिलियन का एक रिलीफ पैकेज का एक एड का वो ऐलान किया है। इसमें ताइवान, यूक्रेन और इसराइल शामिल हैं। तो ताइवान को इसका असिस्टेंस देने का की क्या वजह थी? ताइवान का आप जानते हैं कि उस पर चाइना के क्लेम्स हैं और काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ताइवान को लेकर यूएस के और चाइना के दरमियान में। तो ताइवान का के लिए उसका एड के लिए ऐलान करना तो ये चाइना के लिए एक रेड लाइन के तौर पे ये समझा जाता है। असल में ताइवान को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में वो चाइना को कंटेन कर सकते हैं, चाइना को रोक सकें उसके मतलब एक जो हेजेमोन के तौर पे वहाँ पे चाइना इम्प्रूव राइज हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इसको इससे वो रिटेन कर सकें, उसको रोक सकें। तो इसके अलावा यूएस कांग्रेस ने टिकटॉक पर भी पाबंदी के बारे में वो ऐलान किया था कि या तो वो जो चाइनीज़ कंपनी है जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है वो अपना जो है अपना स्टेक इसमें अपना शेयर है वो बेच दें, सेल कर दें, या फिर अमेरिका में इसको बैन कर दिया जाएगा यूएस में। इलेक्शन में भी यूएस जो ऑफिशियल्स हैं वो चाइनी इंपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा हायर टैक्सेस लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि बाइडन ने कहा है कि अगर वो दोबारा से आगे अपने री इलेक्शन के बाद वो दोबारा से अपने ऑफिस में वापस आए तो वो चाइनीज़ स्टील और एल्युमिनियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैक्सेस को ट्रिपल कर देंगे, उनको टैक्सेस को बढ़ा देंगे। चाइना का रिएक्शन भी इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लाजमी बात है, वो भी इसको एक अच्छे असर इसका नहीं देख रहे थे। तो उन्होंने ब्लिंकन को वादा तौर पर बताया कि या तो वो कॉपरेशन करें या फिर कन्फ्रंटेशन यानी मुकाबले के लिए सामने आ जाएं। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी के मुताबिक उनके बहुत सी फील्ड्स में अभी तक जो है कॉपरेशन वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं जो दोबारा से राइज हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं और रिलेशन को डिटोरिएट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा उसने वार्न किया कि वो चाइना की रेड लाइंस के बारे में बात करें तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा उनको कंसर्न्स हैं साउथ चाइना सी को लेके। इसके अलावा जो इनके इश्यूज हैं ताइवान के बारे में और बाकी जो एलिगेशंस लगा रहा है यूएस चाइना के ऊपर रशिया को लेके, तो इन सारों को वो अपनी रेड लाइन करार दे रहे हैं और वो वार्न कर रहे हैं कि इनके बारे में किसी किस्म का कोई जो है वो रिएक्शन इस तरह का ना लिया जाए जो चाइना को मजीद जो है गुस्सा दिला सके। इसके अलावा वैंग यी ने चाइना और वाशिंगटन को क्रिटिसाइज़ किया कि वो किस तरह से चाइनी इकॉनमी को सप्रेस करने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया वैंग यी ने कि चाइना और यूएस के रिलेशन जो हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो रहे हैं।
इसके अलावा ब्लिंकन ने इस पे कहा कि जो कोऑपरेशन है वो इम्प्रूव हो रही है और इंटरेस्ट जो हैं वो जहाँ पे उनके अलाइन होते हैं उस पर काफ़ी उनकी कोऑपरेशन चल रही हैं। तो चाइना का रिएक्शन जो है फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू उनका ये जो रिएक्शन था काफ़ी मॉडरेट था, इतना वो कह लें कि स्ट्रॉन्ग नहीं दिए उन्होंने, इसको ओवर रिएक्ट नहीं किया इसके बारे में। लेकिन इसके बावजूद जो चाइना यूएस का इस पर कोई रिस्पॉन्स वो तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट था ब्लिंकन की विजिट का वो प्रेसिडेंट जी के साथ उनकी मुलाकात थी। तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने जिस तरह से इसको रिसीव किया ब्लिंकन को, तो वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि वाशिंगटन के साथ ये अपने ताल्लुकात को कितना इम्प्रूव करने के बारे में सीरियस हैं। प्रेसिडेंट जी ने बताया कि यूएस और चाइना को पार्टनर के तौर पे काम करना चाहिए, ना कि अपने आपस के एक मुकाबला करने वाले दुश्मनों की तरह। उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चाइनीज प्रेसिडेंट के मुताबिक चाइना जो है वो एक प्रॉस्पेरस यूनाइटेड स्टेट्स के हक में है, लेकिन वो इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं यूएस से भी कि वो चाइना की डेवलपमेंट को एक पॉजिटिवली देखें और उसको नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे उसके ना जाएं। इसके अलावा ये ने ब्लिंकन को ये भी बताया कि उन्हें आपस में जो ये उनके कन्वर्सेशंस चल रही हैं इसको वर्ड्स नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनको एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। कोई सॉलिड एक्शन इस पे होने चाहिए। म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस के बारे में उन्होंने बात की कि पुरअमन तरीके से आपस में एग्जिस्टेंस हमारी होनी चाहिए और मुख्तलिफ शोबों में आपस में ताउन की ज़रूरत पे जोर दिया। यूएस के जो कंसर्न्स हैं वो बेसिकली लेके हैं रशिया की असिस्टेंस पे। चाइना जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कहना है यूएस का। तो वो काफ़ी एलिगेशन इसके बारे में लगा रहे हैं। तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो रशिया है, मीटिंग से पहले ब्लिंकन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रशिया के अगर चाइना सपोर्ट ना करता तो रशिया को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती अपने इस यूक्रेन के साथ वार में। तो उनके कहने का मतलब ये था कि चाइना जो है वो उसकी सपोर्ट की वजह से रशिया जो है सारी वार को शुरू किए हुए है। तो इसके एलिगेशन उसने लगाया कि जो बीजिंग है वो चाइना को मशीन्स टूल्स प्रोवाइड कर रहा है जो उसकी डिफेंस के लिए ज़रूरी हैं। और ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा जो काम कर रहा है चाइना, ये यूक्रेन के लिए भी तो खतरा है ही, लेकिन यूरोप के लिए भी खतरा है और ये यूएस के लिए रेड लाइन की तरह ये काम कर सकता है। इसके अलावा उसने कहा कि अगर वो इस मीटिंग के बाद ये जो है वो वेट करेंगे कि चाइना इस पर कोई अच्छा रिस्पांस देता है। अगर चाइना अच्छा रिस्पांस नहीं देता तो वो यूएस चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने के हक में हैं। तो ये इसके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो बना हुआ था इस सारे विजिट में, उसको ख़राब करने के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था ये। चाइना का रिस्पांस वो प्रेडिक्टली जो है वो काफ़ी सख्त था इसके ऊपर। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने इन सारे एलिगेशन को ग्राउंडलेस यानी कि गैर हकीकी करार दिया और कहा कि ये सिर्फ ब्लेम शिफ्टिंग का एक काम चल रहा है कि वो यूक्रेन वार पे उसका जिनका यूएस का जो हाथ है उसको ये अपने ऊपर से हटाने के लिए, उस ब्लेम को हटाने के लिए ये सिर्फ एक्यूजेशन यूएस पे चाइना पे लगा रहा है। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने कहा कि चाइना जो है वो यूक्रेन क्राइसिस ना उसने शुरू किया था और ना ही वो इसका हिस्सा है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद वाशिंगटन ने बहुत सी चाइनीज कंपनियों पे जो सैंक्शन लगा दी कि वो यूएस रशिया को मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रही हैं। अब चाइना का जो है यूएस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसको लेके चाइना पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ देखें तो इंडिया और पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इंडिया वाले जो हैं वो इंडियन पॉलिटिशियंस जो है पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस भी इंडिया के बारे में इसी तरह ही करते हैं। तो यूएस और चाइना का बिल्कुल यही सीन है। जब भी वहाँ पे इलेक्शन होते हैं यूएस में तो वो डायरेक्टली चाइना को ब्लेम करना, चाइना बैशिंग, मतलब चाइना को वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उस पर असल में उनका एक पॉपुलर सेंटीमेंट भी अमेरिका में यही है कि वो चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ एक टफ जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाए, तो इसको वहाँ की पब्लिक काफ़ी लाइक करती है। तो इसको लेके वहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, वो चाइना को बहुत ज़्यादा इसमें बैशिंग करते हैं, उसको चाइना को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं हर चीज़ को लेके। तो इन सारे डिफरेंसेस जो ये इनके हो रहे हैं इस तरह से
डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो रहे हैं इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, इसके बावजूद कोई भी इनके डिफरेंसेस कम होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इसकी वजह ये है कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हैं उसकी वजह से बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों आपस में मुकाबले में लगे हुए हैं कि कौन जो है वो चाइना के खिलाफ ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस रखता है। ताइवान और रेड चाइना सॉरी साउथ चाइना सी जो है ये भी एक फ्लैश पॉइंट है यूएस और चाइना के दरमियान में। अगर इस रीजन की बात करें साउथ चाइना सी की, तो इसमें काफ़ी मिलिट्री एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मिलिट्री बिल्डअप जो है वो साउथ चाइना सी में यूएस का काफ़ी बढ़ रहा है और इसकी वजह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स जो है आए दिन कुछ न कुछ छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट्स ज़ाहिर होते रहते हैं। हाई लेवल पे मिलिट्री जो है टैक्स की रिज्यूम होने के बावजूद किसी किस्म की जो अभी इसमें पॉजिटिव आगे नहीं नज़र आई कोई भी एडवांसमेंट। तो इस जो आगे उनका फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंटल कन्फ्लिक्ट हो सकता है जो कि दोनों कंट्रीज के लिए नुकसान दे सकता है, उसको रोकने के लिए इस तरह के हाई लेवल का टैक्स की बहुत ज़रूरत है। बावजूद इसके कि सारे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट ने किसी कोई ब्रेक थ्रू जो है वो इसका नहीं नज़र आया और लेकिन इसके बावजूद दोनों साइड जो है वो कोलिजन कोर्स से बचने के लिए कोलिजन के एक लेवल पे जाने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि इस तरह की जो है उसके लिए बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कंसिक्वेंसेज होंगे, बहुत ही नुकसानदेह जो है वो रिजल्ट्स होंगे अगर इस तरह का कुछ यूएस और चाइना के दरमियान में होता है। तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना इज, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है? आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें।